जय हिंद एस्पिरेंट्स एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन की। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, जरा इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट आप इस चैप्टर में जो है वो पढ़ने वाले हो। अच्छा, एक बात बता दूं, ये चैप्टर जो है सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपने पेपर दे रहे हो तो भी आपको समझ आ जाएगा, या आप सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम 2026 के लिए अपेयर हो रहे हो, उसमें स्पेसिफिकली मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छोटे से छोटा क्लैरिकल से लेके इनफैक्ट यूपीएससी तक, आपको ये चैप्टर जो है वो साइंस के काम आते हैं। और यहीं से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों, राइट, वहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे वो आप सैनिक स्कूल का एग्जाम ले लो, चाहे आपके पेपर ले लो, चाहे आप यूपीएससी तक के एग्जाम्स ले लो। ठीक है दोस्तों, सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, दैट्स वाई मैं आपको इजीली जो है वो बता सकता हूँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो एग्ज़ाम है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2026 का, वो आपका जनवरी 18 2026 में होने वाला है। संडे होगा उस दिन, राइट, तो संडे को आपका वो पेपर होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें पता ही होंगी क्योंकि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो ये तो आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब आपको इस चैनल पे, जो भी पहली बात ये कि जो नए हो स्टूडेंट्स, कोई सा भी एग्ज़ाम है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ और जीएस का भी पढ़ाता हूँ, साइंस वगैरह सब चीज़ें पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, ठीक है, साइंस, मैं उसको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फुल सभी चैप्टर्स जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपका पेपर में मिस नहीं होगा। तो आपको ये कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इसको पढ़ो, डेली के डेली लेक्चर्स देखो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम नहीं बर्बाद करते, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। देखो दोस्तों, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण। ठीक है, घर्षण का मतलब क्या होता है? जब मान लो ये कोई सरफेस है और ये कोई सरफेस है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इन दोनों सरफेसेस में क्या होती हैं दोस्तों? इरेगुलरिटीज होती हैं ना। जब वो एक दूसरे के साथ टच होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे घर्षण क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है? मोशन को रोकती है। तो सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन होती क्या है? ये ऐसा फोर्स, इट इज अ फोर्स। देखो कैसे डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, विच ओपोजेस मोशन। ठीक है दोस्तों, मोशन को जो रोकती है, गति को जो रोकती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां से लगेगी? हमेशा इस तरफ से दोस्तों, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? आप बोलोगे सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से पेपर में आने आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन हमेशा दोस्तों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगती है। ये बस एक पॉइंट ये हमें याद होगा कि फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगती है हमेशा। आप बोलोगे सर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो आई होप फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब देखो पेपरों में मैं आपको ये भी बताऊंगा, साथ में पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। पेपरों में मैंने एक सवाल पूछा था 2024 के, 2024 के जो ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें सवाल आया था रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो इन तीनों के ऊपर सवाल आया था और पूछा था कि सबसे, आप इसको अरेंज करो क्रोनोलॉजी में, सबसे ज्यादा फोर्स किस में है, उससे कम, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रिक्शन कौन सी होती है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में लगती है। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि दोस्तों अगर आप साइंस प्रिपेयर करना चाहते हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई, तो एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन सारे आते हैं। तो फ्रिक्शन मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो केले का छिलका यहाँ पे। अब क्या होता है, जब हम चलते हैं सरफेस पे तो क्या होता है, हम सरफेस के साथ जो हमारे शूज होते हैं उनके नीचे उनका जो सोल होता है वो अटैच हो जाता है, तो वो हमें रोक के रखता है, तो हम गिरते नहीं है। तो यहाँ लड़का चल रहा था, इसके पैरों के नीचे केले का छिलका आ गया, तो उसने वो जो कॉन्टेक्ट था ना शूज का जमीन के साथ, वो खत्म कर दिया, तो ये बंदा क्या हुआ, नीचे गिर गया दोस्तों। तो फ्रिक्शन का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। इनफैक्ट हम चल फिर भी उसी उसी की वजह से चलते फिरते हैं हम। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको मैं करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है, जो पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके,
अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बोला गया है कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपरों में यहाँ से भी सवाल जो है आपको आ सकता है। तो स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या होता है, ये ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, वो मेजर करता है फोर्स को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है ये उसको मेजर करता है। इस तरीके से होता है दोस्तों ये डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे अटैच कर देंगे और ये उसको फोर्स को मेजर करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, फ्रिक्शन कैसे तैयार होती है। तो फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन दी टू सरफेसेस। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था, वही देखो यहाँ पे बोला हुआ है। इररेगुलरिटीज में जो सरफेस में इररेगुलरिटीज होती है ना, दो सरफेस में जो एक दूसरे के पास आते हैं, उसी की वजह से फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। दो सरफेसेस विच अपेयर वेरी स्मूथ हैव लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इररेगुलरिटीज ऑन देम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक बात और याद रखना, फ्रिक्शन कभी भी दोस्तों जीरो नहीं हो सकती। अगर आप बोल सकते हो ना कि हम फ्रिक्शन को जो है वो जीरो कर सकते हैं, नहीं हो सकती। स्मूथ से स्मूथ सरफेस में भी बहुत छोटी छोटी इररेगुलरिटीज होती हैं जिसकी वजह से वहां पे बहुत कम फ्रिक्शन लगेगी, लेकिन लगेगी जरूर। ये भी हमने बात को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। तो सिंपल सी बात पता चली है, कोई आपसे पूछे कि स्मूथ सरफेस है एक है रफ सरफेस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे ज्यादा होगी, देन ऑफ कोर्स रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होती है। ओके चलिए दोस्तों, अब यहां पे we see that friction is caused by interlocking of irregularity in the two surfaces। अब जो irregularities होती हैं जब वो आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, इंटरलॉक हो जाती हैं, तो चीजें रुक जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टायर देखे होंगे गाड़ियों के, ठीक है, बाइक्स के, गाड़ियों के, तो उसके ऊपर आप देखते हो कि डिजाइन बने होते हैं दोस्तों, ग्रूविंग करी होती है। वो क्यों करी होती है, वो इसलिए ताकि जब वो रोड पे चलेंगे तो ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो वो रोड के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, उसके बीच जो इंटरलॉक हो जाएगा रोड और वो टायर, और गाड़ियां रुक जाएंगी, यही कारण है, ठीक है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। मान लो ये कोई चीज है, दूसरी चीज यहाँ पे है, तो अगर इस चीज को मैं इस चीज के ऊपर एकदम जोर से अगर इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगा ना, तो फ्रिक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। जितना लूज कॉन्टेक्ट होगा, देखो जितना लूज कॉन्टेक्ट होगा फ्रिक्शन आपकी उतनी ही कम होगी। जितना आप बोल सकते हो कि हाईली कॉन्टेक्ट होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा बन जाएगा और फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लूज कॉन्टेक्ट होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगी, हाईली कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को हार्डर प्रेस करेंगी चीजें, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर दिस फैक्ट। चलिए अच्छा, यहां पे फिर बात कर रहा है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम पेपरों में आया था। तो सबसे ज्यादा किस पे होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है दोस्तों वो सबसे पावरफुल होती है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन सी आ जाती है, अब फिर सवाल उठता है कि स्लाइडिंग होगी या रोलिंग होगी। तो नंबर 2 पे दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और नंबर 3 पे आपकी आ जाती है रोलिंग फ्रिक्शन। मैं समझाऊंगा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है और ये क्या होता है। ये वो क्वेश्चन था जो पेपर में 2024 में आया था सवाल, देखो हो गया ना सॉल्व अभी। अब ये बंदा इसको जो वो स्लाइड कर रहा है दोस्तों, तो आप देख रहे हो इसका पूरा पूरा जो नीचे का सरफेस है, इस मतलब जो भी डब्बा है ये नीचे सरफेस के साथ टच हो रहा है। तो अब इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको पुश करने के लिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम सरफेस नीचे टच है ग्राउंड के साथ। मान लो ये ऐसे ना हो कि अगर ये राउंड होता, गोल होता, तो अब राउंड पे देख रही हो छोटा सा सरफेस इसका ऑब्जेक्ट का जो वो नीचे टच कर रहा है, ये वाला देखो, ये वाला। अब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जब रोल करना है ना किसी चीज को तो वहां कम जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस यही चीज हमने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, देखो एग्जांपल्स हैं, शू को देखो, हमारे शूज फट क्यों जाते हैं नीचे से, क्योंकि जब हम नीचे चलते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। सोल्स ऑफ शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, वो इसलिए फट जाते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से। तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं ना दोस्तों, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं बहुत बार। तो एनसीईआरटी तभी तो कहते हैं कि छोटे से छोटा एग्जाम और इनफैक्ट यूपीएससी तक आप एनसीईआरटी पढ़ के उनको बहुत सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आप डायरेक्टली जो है वो काउंटर कर सकते हो। एनसीईआरटी का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में, ठीक है।
फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्यों? अब मान लो आप सर्दियां जब होती हैं, जैसे अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, जब बड़ी ठंड होती है तो अपने आप हाथों को क्या करते हो, जोर जोर से घिसते हो, एक दूसरे के साथ मलते हो। उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और हमें गर्माहट जो है, गर्माइश जो वो मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो हम माचिस को वर्न करते हैं, तीली जो होती है माचिस के साथ जो वहां पे मसाला लगा होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं ना उसको। ठीक है, तो क्या होता है, तब वो हीट प्रोड्यूस होती है और फाइनली वहां पे आग लगती है उस माचिस जो तिल्ली होती है उसमें। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल है। तो सारे एग्जाम्पल ना डेली लाइफ के होते हैं और हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखो शूज की बात करिए, टायर्स की बात करिए, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया, देखो ये जो डिजाइन बने होते हैं इसके ऊपर, क्यों? ताकि एक अच्छी ग्रिप मिल पाए और ब्रेकिंग जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, कैरम बोर्ड का एग्जांपल दोस्तों दिया हुआ यहाँ पे, कि कैरम बोर्ड को क्यों इसके ऊपर आप देखते हो कि पाउडर लगाया जाता है, क्यों? ताकि हम फ्रिक्शन को क्या कर पाए दोस्तों, स्लो डाउन कर पाए हम। ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ पे टॉपिक ये नेक्स्ट है हमारा, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, की कैसे इंक्रीज और इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन को अगर इंक्रीज करना है दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, तो आपको क्या होगा, सरफेस को क्या करना पड़ेगा, आई होप अब तक तो समझ आ गया होगा, स्मूथ करना पड़ेगा। जितना स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन दोस्तों उतनी ही कम मिलेगी। अगर फ्रिक्शन बढ़ानी है तो आपको सरफेस को क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये चीजें। अब यहाँ देखो ये भी कैरम बोर्ड का एग्जांपल मैंने अभी बता दिया। पाउडर क्यों फेंकते हैं, ताकि जो नीचे का सरफेस है वो मुलायम हो जाए और जो ये जो स्ट्राइकर होता है वो इजिली जो है वो इसके ऊपर मूव कर पाए। ओके, इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूज। अब बाइसिकल का यहाँ पे एग्जांपल दिया, और ब्रेक सिस्टम हमारा कैसा होता है ऑटोमोबाइल्स में या बाइसिकल में। ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। जिमनास्ट देखो क्या करते हैं, वो हाथों के ऊपर वो लगाते हैं पाउडर सा, और ठीक है, तो ताकि रोड के ऊपर उनकी ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, अब देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है लुब्रिकेंट्स के बारे में दोस्तों। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड एज लुब्रिकेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो सरफेस को क्या कर देते हैं, स्मूथ बना देते हैं। ठीक है, स्मूथ बना देते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लुब्रिकेंट्स। क्या बोल देते हैं, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को दोस्तों कम करना, फ्रिक्शन को कम करना। तो ये पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो लुब्रिकेंट्स का काम हमेशा फ्रिक्शन को कम करना होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ग्रीस जो होती है ना, ग्रीस लगाई जाती है ना जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके पार्ट्स के बीच में, मशीनरी के बीच में ग्रीस, क्यों? ताकि वो पार्ट्स जब चलती है ना मशीनरी, तो आपस में जब वो रब होते हैं तो वो इतने एक्सट्रीमली रब ना हो जाए कि आगे लग जाए या वो टूट ही जाए। तो ग्रीस इसलिए लगाई जाती है ताकि वो जो फ्रिक्शन है ना उसको कम कर देती है, तो वो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो ज्यादा टाइम तक जो है वो इजिली चल जाते हैं। यही यहाँ पे दोस्तों इस पैरा में लिखा जो मैंने आपको समझा दिया। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन, एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैन बी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो? नो, फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्मूथ से स्मूथ सरफेस भी जो होता है उसमें आपको कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिल ही जाएंगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन को हम जीरो नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। अच्छा, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, बिल्कुल वही जो टायर होते हैं ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। कारण क्या है, ये कौन सी फ्रिक्शन का एग्जांपल आ गया, रोलिंग फ्रिक्शन का भी ऊपर आया था ना क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था रोलिंग फ्रिक्शन। इस टायर क्या करती है, रोलिंग फ्रिक्शन बताते हैं। ठीक है, देखो बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब देखो टायर, अब यहाँ पे देखो लड़का जो है वो ये सूटकेस लेके चल रहा है टायर वाला, तो जब ये रोल कर रही है ना बॉडी किसी सरफेस के ऊपर, इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, रोलिंग जो होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो मैंने ऊपर भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन नंबर 1, नंबर 2 पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड नंबर 3 पे रोलिंग फ्रिक्शन। यही आपका 2024 में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों सॉल्व हो गया ना। तो मैं कह रहा हूं ना, एनसीईआरटी जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ी होगी, कोई सा भी एग्जाम होगा उसमें वो चीजों को इजिली जो है वो सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, ओके, चलिए जी। अब बात हो रही है यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन की। दोस्तों फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, देखो साइंस में ना यहाँ लिखा हुआ है कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल देते हैं कॉमन नेम इन गैसेस और लिक्विड्स के लिए फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होती है। ठीक है, कैसे होती है देखो जरा।
सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब जैसे एक एरोप्लेन है दोस्तों, ठीक है, कोई एरोप्लेन है, अब ये हवा में चल रहा है, तो यहाँ से हवा इसको अपोज कर रही है ना। जब हवा इसको अपोज कर रही है तो हवा क्या यहाँ पे जनरेट कर रही है, फ्रिक्शन जनरेट कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन को फ्रिक्शन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अच्छा, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड एज ड्रैग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये जो फ्लूइड्स होते हैं, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रैग। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है, इन अ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। यानी कोई, मान लो एक एरोप्लेन है, अब वो कितनी स्पीड से चल रहा है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन लगेगी, कोई भी चीज है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको पेपर में स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे दोस्तों तो 2 पॉइंट लिख लेना। जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन इन फ्लूइड, फ्रिक्शन इन फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन किन चीजों पे, 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन 2 चीजों पे जो है वो फ्रिक्शन आपकी जो है वो दोस्तों डिपेंड करती है फ्लूइड में। तो ये 2 पॉइंट्स लिख लेना, आपको पेपर में डायरेक्टली काम आएगी। अब देखो यहाँ पे बात करी गई है कि अब ये जहाज देख रहे हो तुम लोग और ये वर्ड, तो ये जो पक्षी होते हैं या मछलियां होती हैं वो पानी में चलती हैं, फ्लूइड में चलती हैं हमेशा। तो विद द टाइम उनकी बॉडी जो है वो इस अनुसार हो चुकी होती है कि वो कितनी फ्रिक्शन लग रही है, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग ढल चुके होते हैं। तो इन्हीं नेचर से, इन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर हमने एरोप्लेन भी बनाए, ठीक है। डिजाइन उनका वैसा रखा ताकि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को टैकल कर पाए, ठीक है दोस्तों। आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। देखो अभी बॉल बेरिंग की बात करिए। बॉल बेरिंग क्या होता है, जो बेरिंग होते हैं ना, आपने देखा मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं उसके बीच लगे होते हैं ये गोल गोल से बेरिंग। क्या करते हैं ये उसमें स्मूथनेस क्रिएट करते हैं पार्ट्स के बीच में, ठीक है। ड्रैग क्या होता है, अभी मैंने बोला जो फ्लूइड में जो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको ड्रैग बोलते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन मैंने बता दिया लिक्विड्स में और गैसेज में जो लगती है। फ्रिक्शन मैंने डेफिनेशन समझा दी। इंटरलॉकिंग क्या होता है, जब 2 सरफेसेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज है ना वो आपस में टच होती हैं उसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन को कम करने के काम आते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन समझा दिया, स्लाइडिंग समझा दिया, स्टैटिक समझा दिया। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जरा एक बार नजर मारते कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होती है, मोशन को अपोज करती है, ये इसका मीनिंग है, और ये दोनों सरफेसेस के ऊपर लगेगी, ठीक है। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सरफेस। जो 2 सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनके नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। For a given pair of surfaces, friction depends upon the state of smoothness of those surfaces. बिल्कुल, वो 2 सरफेस कितने आपस में रफ हैं या स्मूथ हैं उसके ऊपर ही फ्रिक्शन डिपेंड करेगी। स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगी, रफ होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द 2 सरफेसेस प्रेस टुगेदर। बिल्कुल, मैंने ऊपर भी समझाया, अगर हार्डली प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, लूज कॉन्टैक्ट होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आती है, मान लो ये कोई बॉक्स था यहाँ पे रखा हुआ था, इसको मैंने इस तरफ से फोर्स लगा के इस तरफ लेके जाना है, तो अब ये रुका हुआ ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम है इस जगह पे। अब मुझे उतना जोर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसको मैं स्लाइड कर पाऊं, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आती है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्लाइड हो रहा होता है ओवर अनदर। यानी जब ये बॉक्स जो वो निचला जो सरफेस है ना दोस्तों, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ना मेरे फोर्स लगाने से, अब इसमें क्या आ गई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गई। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। मैंने ऊपर ही आपको समझा दी दोस्तों सारी चीजें, तो आप खुद पढ़ लेना, वही चीजें ये सारी की सारी, ठीक है, ऊपर मैंने डिस्कस कर दी है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर चैप्टर क्लियर हुआ होगा तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, इनको आप टच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि वो आपको पेपरों में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आएगा पेपर, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। फ्रिक्शन हमने डन कर लिया, कंप्लीट कर लिया। टोटल 20 मिनट लगे हमें ये चैप्टर कंप्लीट करने में। इतना टाइम तो दोस्तों लगेगा ही एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ने के लिए। जो जो चीजें मैंने टिक करवाई हैं आपने उसके नोट्स बना लेने हैं,
ट्रस्ट मी, आपको पेपरों में क्वेश्चन उसी में से ही आ जाएंगे। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ इसी चीज़ में, खुद भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बहुत सारे दे चुका हूँ। तो आई नो कि वहाँ कहाँ से चीज़ें जो है वो दोस्तों आती हैं। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो इस बात के लिए। फिर से वही कहूँगा, अगर एंड तक वीडियो आपने देख लिया है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। नया चैनल है, आपके सपोर्ट से ही आगे जो है वो काम अच्छा बढ़ेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, और पढ़ते रहिए आप स्टडी प्रीचर्स पे, and thank you so very much for watching this video. Have a great day.